नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं महासंग्राम, और महासंग्राम में आज हम बात करेंगे इंडिया गठबंधन को लेकर, क्योंकि इंडिया गठबंधन अब खतरे में है। किस तरह से चलेगा, इसी पर मंथन करेंगे। चलिए पैनल की ओर सबसे पहले आपको लिए चलेंगे। चीफ स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी से रविंदर शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जुड़ने के लिए। बीजेपी से अभिजीत जसरोटिया हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। वीरेंद्र सिंह हमारे साथ पीडीपी पार्टी से हैं, आपका भी स्वागत। और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से हमारे साथ मुजफ्फर खान जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। रविंदर जी, किस तरह से इसे देख रहे हैं इंडिया गठबंधन को लेकर, क्योंकि नीतीश की तरफ से ही ये महागठबंधन बनाया गया था, लेकिन खुद ही यहाँ पर वो पाला बदल चुके हैं। अब कांग्रेस इसे किस तरह से देख रही है? देखिए, बात यह है कि दुर्भाग्यपूर्ण बात तो जरूर है कि जो शख्स सारे देश में विपक्ष को इकट्ठा करने के लिए चला था वो खुद ही कहीं डगर से उतर गया। अब बाकी तो बीजेपी वाले मेरे साथी जानते होंगे, जिन्होंने कहा था कि दरवाजे बंद हैं और कभी ये हो नहीं सकता कि वो दरवाज़ा खुले। लोग विश्वास किस पे करेंगे? और उन्होंने कहा मरना मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। तो इस देश की जनता जब वो देख रही है कि राजनीति का स्तर और असूल और ये सारी बातें सिद्धांत कहाँ गए, लेकिन मुझे लगता है कि उनके जाने से लोग नहीं जाएंगे। इसका इंडिया गठबंधन को बिहार में फ़ायदा होगा और देख लेंगे आप कि उनका और इनकी तबाही निश्चित है। क्योंकि इस तरह की राजनीति में सदा कोई पुरस्कार चलना चाहिए। आया राम गया राम और पलटू राम में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार किसको दिया जाए? आप एंटी डिफेक्शन लॉ बनाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। राजनीति में भाजपा ने तो कोई मर्यादा रखी नहीं। हमारी चुनी हुई सरकारें में गिराई, तो इसलिए कई किस्म के दबाव हो सकते हैं। हम नहीं जानते क्या सच्चाई है, लेकिन यह है कि जरूर हम मानते हैं कि वो गए हैं, लेकिन जनता जो है वो सोच समझ के फैसला करेगी। गठबंधन में हमेशा दुश्वारियां और परेशानियां जरूर आती हैं, क्योंकि अपने अपने पार्टियां होती हैं, वो इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन फिर भी आप समझते हैं कि अभी भी एक वैकल्पिक जो है वो गठबंधन रहेगा। देखिए, क्योंकि अभी रविंदर जी ने विश्वास की बात की है, तो मैं विश्वास के ऊपर इनको ये चीज कहना चाहता हूँ। देखिए, किसी का भी विश्वास कोई भी करेगा, लेकिन ना तो आपकी कांग्रेस का ना इस अलायंस का कोई भी विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि ये अलायंस जो बना था उसकी कोई ऐसी मुझे कोई कॉमन भावना, कोई कॉमन एजेंडा कभी नजर ही नहीं आया। आप किसके लिए अलायंस बनाते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक वन पॉइंट एजेंडा, भारतीय जनता पार्टी को। आपका कोई एजेंडा इस देश को आगे लेकर जाने का, आपका कोई भी एजेंडा इस देश के अंदर कोई और नई चीज करने का नहीं था। सिर्फ एक वन पॉइंट एजेंडा भारतीय जनता पार्टी को। तो भारतीय जनता पार्टी आपके रुके तो रुकेगी नहीं, तो इसीलिए वो पहले समझ गए, ज्यादा समझदार थे, आपसे समझ गए। और मुझे लगता है डूबती हुई नैया जिसमें छेद हुआ, और छेद भी खुद नहीं जिसने किया हो, उस नैया में सवार होना कोई भी नहीं चाहेगा। और जिस तरह से भी जो इनके साथ हुआ है वो उसको भली भांति जानते होंगे कि क्यों ऐसा इनके साथ हो रहा है। इनकी नीतियां कुछ ऐसी हैं। अब आप खुद देखिए, पहले देश जोड़ो तोड़ो यात्रा की, उसके बाद न्याय यात्रा की। अब कौन सी न्याय और कौन सा अन्याय? अपने देश के लोगों को ही पहले आप न्याय नहीं दिखा सके। और मेरा एक आज सवाल रहेगा रविंदर जी से, मुझे जरूर बताएं कि आपने मणिपुरी क्यों चुना, अरुणाचल से क्यों नहीं शुरू किया? आपने अरुणाचल में आपने क्या वो दे दिया हुआ चीन को अपने खातों में? ऐसा क्या रहा आपका उसके अंदर ये सब कुछ करने का? देश की जनता आपकी ये सब चीजें देख रही है, इसी कारण आपके अलायंस छोड़कर कोई भाग रहा है। रविंदर जी, जल्दी से इस पर छोटा सा जवाब दीजिएगा, जल्दी से। देखिए, मणिपुर आप 8 महीने से नहीं गए, सरकार आप चला रहे हैं देश के अंदर, प्रदेश के प्रधानमंत्री बोले नहीं। वहाँ पे जिस तरह से माताओं बहनों को नग्न करके घुमाया गया, हजारों लोग वहाँ पे दर और बेघर हैं, और वहाँ लोगों के कत्लेआम हुआ है। अगर मणिपुर से हिम्मत की है कांग्रेस पार्टी ने, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। कहीं जरूरत होती थी तो हम तो वाजपेयी जी का इस्तेमाल करते थे, फारूक अब्दुल्ला का करते थे। देश के लिए अगर कहीं जरूरत है, आप नहीं जा पाते, लोग आपको जाने नहीं देते, तो आप उसमें तो देश के लिए ओपोजिशन को इस्तेमाल कर सकते थे। आशा जी, ऐसे है कि जिस इशू पे आज आपने डिबेट रखी है, जहाँ बात कर रहे हैं, जैसे शर्मा साहब ने कहा कि वाकई में अपोजिशन को पहले नीतीश कुमार जी खुद ही निकले, उन्होंने इकट्ठा किया, तो एक मजबूत गठबंधन बनकर सामने आया। काफ़ी टाइम लगा इसमें, क्योंकि अलग अलग विचारधारा के लोग इकट्ठे हो रहे थे, टाइम तो लगता है। और उसमें बातें, क्योंकि डेमोक्रेसी में बैटल ऑफ आइडिया, ख्यालात की जंग है जमहूरियत, तो उसमें बातें भी सुनने को मिली, बहुत कुछ हुआ, लेकिन एक बन गया। और मैं समझता हूँ कि इतना कामयाब अलायंस ये बना कि उसकी दूसरी मीटिंग में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, भारतीय जनता पार्टी को 200 रुपए सिलेंडर सस्ता करना पड़ा। तो मैं तो इस अलायंस की पहली जीत वही मानता था, आपकी चैनल डिबेट में बहुत दफा हमने कहा। लेकिन अब करते करते जब यह 2 दिन पहले की ये घटना है कि नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन से बाहर निकले और वापस बीजेपी में चले गए। देखिए,
डेमोक्रेसी में लोग आते हैं जाते हैं, चलता रहता है। लेकिन बात जहां तक विचारधारा की है, बात जहां तक ये है कि लोगों के विश्वास की, जैसे शर्मा साहब ने कहा, जहां जसरोटिया साहब ने कहा, भाई लोगों का विश्वास जो है, मैं समझता हूं कि आज राजनीतिक घटनाक्रम जो बन रहे हैं इसमें लोग ये नहीं समझते हैं, लोग ये बेचारे इस मसले पे भी हमने जिताया किसको, किसकी विचारधारा से, और वो कहां चला गया। ये एक बहुत बड़ा दुविधा का मसला। और मैं ये समझता हूं कि पिछले 5-7 सालों से ये देश में तेजी से फैल रहा है कि लोग एमएलए कांग्रेस का जिताते हैं, वो बीजेपी का बन जाता है, जहां कोई अपोजिशन पार्टी का बनता है उसको रातों रात मुजफ्फर जी, मुजफ्फर जी। आशा जी, मुझे नहीं लगता है कि नीतीश जी के जाने से गठबंधन कमजोर होगा। फर्क जरूर पड़ेगा, लेकिन इतने बड़े गठबंधन में जहां पूरे मुल्क की मेजर पार्टी जुड़ी थी, उसमें ये छोटी मोटी जो कोई आएगा कोई जाएगा, लेकिन गठबंधन बरकरार रहेगा। और मुझे जो लगता है कि मुल्क के लिए इसके सिवाय और कोई अल्टरनेट ही नहीं है। इस मुल्क के सेकुलरिज्म को, यहाँ की सोशल फैब्रिक को, यहाँ के इंस्टीट्यूशन को अगर बचाना है। अभी हमारे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन साहब कह रहे थे कि इनके पास तामीर और तरक्की का एजेंडा नहीं है। मुझे ये बताएं, 2014 से पहले जो तरक्की हुई वो एजेंडा किसका था, वो विजन किसका था? ये जो आप आज मोबाइल लेकर, लैपटॉप लेकर, आपके सामने लैपटॉप है, ये किसका विजन था? ये मेडिकल कॉलेज, ये जितने भी हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, ये विजन किसका था? अब जिस आदमी को आप, जो हाईली क्वालिफाइड लोग थे इस गठबंधन में, अब उनको आप ये कहोगे उनके पास विजन नहीं, तो फिर विजन मुल्क में किसके पास है? ये किसी विजन ने आज तक यहाँ तरक्की की। ठीक है मुजफ्फर। देखिए मुजफ्फर साहब, ऐसा है कि मैं आपके विजन की तो वैसे दाद भी देना चाहूंगा कि 60-70 साल में देखिए किस तरह का विजन था कि आप 60-70 साल में इस देश में जो कुछ कर पाए, मुझे लगता है वो आपको अच्छी तरह से पता होगा। आपकी और आपकी सहयोगी पार्टी जो मेरे साथ में बैठी है, इस देश में पोलियो, तशद्दुद और काली खांसी की वैक्सीन तब आई थी जब बाकी देशों में से ये बीमारी खत्म हो चुकी थी। तो विजन इसे कहते हैं कि जब कोरोना काल में बीमारी आई तो साथ ही साथ में जो शाना बशाना विकसित मुल्कों के साथ मिलकर हमने कोरोना की वैक्सीन बनाई, इसे विजन कहा जाता है। विजन ये कहा जाता है कि 18 करोड़ लोग, मोर देन 10% ऑफ द पॉपुलेशन पिछले 5 सालों में गरीबी से बाहर आ गई, जो आप 60-70 साल में आपके और आपके ये अलायंस नहीं करके दिखा पाए। विजन इसे कहा जाता है कि 2-2 एम जम्मू में आ गए। आपके टाइम एक आया था, वो भी आपने कश्मीर में भी लाया था, और उसके लिए भी लोगों ने चंदा इकट्ठा किया था। आपकी पार्टियां या आपके उस समय केंद्र की सरकार ने कुछ नहीं किया था। तो विजन इसे कहा जाता है कि 8-8 टन निकल गई पिछले 2-4 सालों के अंदर। आप 60 साल से अंदर 1 टन और वो भी आधी दूरी निकाल पाए। तो विजन इसी को कहा जाता है जनाब। बाकी अभिजीत जी, सवाल ये भी उठता है, जिस तरह से टीएमके के जो सांसद हैं टीआर बार, वो कहते हैं कि विपक्षी गठबंधन में कोई अहम बात नहीं है, कोई काम नहीं हुआ है, लेकिन भरोसा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कौन सा यहाँ पर किस तरीके से सामने आएगा बयान, ये भी बड़ी बात है, लेकिन किस तरह से रहेगा भरोसा नहीं किया जा सकता है नीतीश पर कि किस तरह से वो बीजेपी के पास चले गए हैं और कितनी हानि यहाँ पर गठबंधन को होगी। देखिए, जहां तक रही बात अगर गठबंधन का, इनका गठबंधन है, सबसे पहले ये बात आती है कि इनके गठबंधन को जिसने जोड़ा था वही आज इनके साथ नहीं, यानी कि उसे पता गठबंधन के अंदर अभी कोई काम नहीं हुआ है, कोई प्लान नहीं बना है, कोई मसौदा तैयार नहीं किया गया है। प्लान तो आयशा जी इनका कोई था ही नहीं। प्लान मैंने आपको पहले कहा, 1 पॉइंट एजेंडा भारतीय जनता पार्टी को, इसके अलावा कोई प्लान है तो मुझे बताएं। कोई और प्लान इनके पास है तो उनको बताएं ना, उनको क्या देने जा रहे हैं। देखिए, इनके पास बहुत बड़ा विजन है कि 70 साल में 55 लाख करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक से उधार था, आज 2,05,000 करोड़ रुपए के कर्ज के नीचे है, और वर्ल्ड बैंक ने, IMF ने चताया है 1,15,000 करोड़ रुपया सिर्फ 5 साल में मोदी जी ने उधार लिया है। देश का हर नागरिक कर्जोई हो गया। 70 साल में जो संपत्ति बनी थी, बस स्टैंड से लेकर रेलवे स्टेशन से लेकर के 6 लाख करोड़ में सब दोस्तों को बांट दी। 14,56,000 करोड़ रुपया बैंकों का कर्ज इन्होंने माफ कर दिया। 10,60,000 करोड़ रुपया तो पूंजीपतियों का माफ हुआ, और हर 1 घंटे में एक किसान आत्महत्या करता है, हर आधे घंटे में एक युवा आत्महत्या करता है। 1 करोड़ युवा बेरोजगार थे 2014 में। आज विजन है कि 4 करोड़ 20 लाख सड़कों पे घूम रहे हैं, और
इस देश में 45 साल का रिकॉर्ड बेरोजगारी में टूट गया। अभिजीत। बैंकों के कर्ज आपने माफ कर दिए, कैपिटा इनकम को और लेकर वो जो बात देश कर का रहे हैं। सफेद धन लेकर के लूट के 10 साल से लोग बैठे ऐश कर रहे हैं इनके राज में, इनके मित्र वो वापस नहीं आ सके। काला धन लाने वाले काला धन की बात नहीं करते, 2 करोड़ नौकरियों वाले 2 करोड़ नौकरी की बात नहीं अभिजीत जी, जवाब करते। दीजिए। आज मुद्दा सिर्फ धार्मिक है, पर कैपिटा और इनकम को लेकर बात इसलिए करें ये भी रविंद्र तो जी। उनके पास जरूर है। ठीक है रविंद्र जी। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जब इनके पास 2014 में हुकूमत थी तो कितने परसेंट 52.2% जो जीडीपी का था उसका इन्होंने कर्जा लेकर रखा था, और अब आप 81% है। तो नहीं जनाब, आपको बताता हूँ उसके मुकाबले 155.6 लाख के अंदर 57.1% है जीडीपी का। तो आप समझ सकते हैं कि जीडीपी कहां पर पहुंच गई। तो उसके अगेंस्ट अगर कुछ लिया जाता है उसको देश की तरक्की के लिए यूज किया जाता है, कोई किसी परिवार के खाते में डालने के लिए या नेशनल हर्ड में अपनी जेबें भरने के लिए दिया जाता है। और दूसरी बात आपको बताता हूं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें देखा जाता है कि खर्चा ज्यादा है, आमदनी कम है। स्पीड से सड़कें बन रही हैं, पहले से ज्यादा यहाँ पर सारे के सारे काम हो रहे पहले मशीनरी हैं। तीसरी छलांग लगा रहा है आज। एक बात कहूंगा कि जिस वक्त अभिजीत जी छोटे थे तो थोड़े से सड़क बनती थी, आज टेक्नोलॉजी है जो नेहरू का देन है। आज वो जो सड़क आप 6 मिनट में बनाते थे आज 6 घंटे में बनती है, इसलिए जो स्पीड आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी का कमाल है। ठीक है। देखिए, हाँ, आशा जी, मैं सभी जो हमारे यहाँ बैठे हैं पैनलिस्ट उनकी बात सुन रहा था। भाई ऐसा तो नहीं है ना कि 2000 पहले से देश में था ही कुछ नहीं तो सब कुछ 2014 के बाद बना, ऐसी भी बात नहीं है। ठीक है मेरे भाई, इन्होंने कहा टनल बनी है, रोड बने हैं, लेकिन ये भी बताइए देश को कि आपने टोल टैक्स कितने स्टैब्लिश किए हैं, टोल प्लाजा कितने और लगाए हैं। ये भी तो एक चिंता का विषय है कि आपने उधार, जिस तरह से कहा गया कर्जा, जब मुझे याद है कि जब 2014 का पार्लियामेंट का इलेक्शन था तो माननीय प्रधानमंत्री साहब को जब इलेक्शन कमीशन का इंचार्ज लगाया गया था नरेंद्र मोदी साहब को, उन्होंने कहा था कि मेरे आते हुए खबा की कटिंग मैंने एक दिन देखी, 15 लाख रुपया हर एक के अकाउंट में आ जाएगा, काला धन विदेश से वापस आ जाएगा, और टैक्स जिसको ये गब्बर सिंह टैक्स कहा करते थे जीएसटी को, आपको याद होगा, पुरानी बात नहीं है, सबसे ज्यादा टैक्स के ऊपर उन्होंने लोगों को कहा था और बेरोजगारी की बात की थी। उन चारों पर ये कोई काम नहीं कर पाए पिछले 10 साल। अब ये बात है जैसे 80 करोड़ फैमिली 5 किलो राशन मिल रहा है, तो मैं समझता हूं कि इस पीठ थपथपाने की से ज्यादा आपको आत्म मंथन करना चाहिए कि आपने गरीबी रेखा से लोगों को उठाने की बात की थी। आपके राज्य में 80 करोड़ फैमिलियां ऐसी हो चुकी हैं कि जिनके पास जो 5 किलो राशन आपसे ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं कमी रह गई है, तो जो नौजवान की जो बात थी वो नहीं पूरी हो पाई, महंगाई की बात नहीं पूरी हो पाई। चले, इन्होंने जितने भी बात की कितने पैसे आने थे, 5 लाख रुपए इनकी जेब में भी पड़ा और हर साल पड़ा है, और अगर आप 9 साल का कार्यकाल निकाल लीजिए जिसमें ये पहले से स्कीम आई तो 40-50 लाख रुपए जेब में 5 रुपए बीजेपी को दिया, मुझे पता नहीं, में नहीं आए, मेरी जेब में नहीं, फिर बीच आपने 5 लाख दे दिए, फिर यहाँ पर लोग, फिर वो सभ्यता नहीं रहेगी, लोग कहेंगे लड़ाई कर लड़ाई नहीं कर। दूसरी बात, पता नहीं कहां से आंकड़े उठाकर लाते हो, बिजबेड़ा के आंकड़े नहीं है जनाब, पूरी की पूरी दुनिया के आंकड़े सुन लीजिए, और हिंदुस्तान के आंकड़े 18 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उठकर ऊपर आ गए, और अगर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है तो उसमें आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आप सीधा काम कीजिए, जो ईडी आपकी पार्टी प्रेसिडेंट की वालिदा से पूछे हिसाब किताब, वो पैसे वापस कर दीजिए लोगों के, जो आपने बैंक में अपॉइंटमेंट किया उसका हिसाब किताब दे दीजिए। यहाँ पर तो 1 लाख अभी पर कैपिटल इनकम को लेकर बात हो रही है मुजफ्फर जी, ठीक है अभिजीत जी, हो गया, पर कैपिटल इनकम को लेकर बात हो रही है। एक बात इनकी निर्मला सीतारमण की तरफ से एक बड़ी बात कही जाती है, वो कहती है कि जो पर कैपिटा इनकम है वो 1.97 लाख रुपए हो गई, यानी कि बढ़ोतरी हुई है। मतलब यह है कि देश आर्थिक मोर्चे पर मजबूत हुआ है, महंगाई, और जिस तरह से कल बजट भी पेश होने वाला है। आऊंगी आपके पास रविंदर जी। मुजफ्फर जी, पर कैपिटा डिक्रीज हुआ है, थ्रू आउट कंट्री डिक्रीज हुआ है, और जम्मू कश्मीर में बिलखुसूस हुआ है। जीडीपी जिसको ये कहते हैं ना, जीडीपी हो गया कि आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो आमदनी है वो कितनी है, वो बढ़ सकती है, उसमें मैं नहीं कहता, लेकिन इनके अपने जो आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े, वो भी ये कहते हैं कि पर कैपिटा इनकम हमारा बहुत गिरा है। राइज अगर हुई है तो एक ही चीज हुई है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट, कि बेरोजगारी पूरे मुल्क में बढ़ी है। और अगर आप औसत देखेंगे पिछले कई सालों की, यानी पिछले कम से कम 5 सालों की, तो औसत में बढ़ोतरी हो रही है अनएम्प्लॉयमेंट में, उसमें कोई कमी नहीं आई है, कहीं भी वो ग्राफ नहीं गिरा है। ठीक है। अब आज की डेट में नौजवान जो है वो ये जो इमोशनल स्लोगन्स थे उनसे हट के सोच रहा है, उसकी सोच
वो ये है कि मुझे ठीक है, आप मंदिर भी बनाओ, मस्जिद भी बनाओ, नारा जज्बाती भी लगाओ, अल्ट्रा नेशनलिस्ट का नारा भी लगाओ, लेकिन साथ में हमारी तरक्की भी तो करो। हम पीछे क्यों जा रहे हैं? हमारी एम्प्लॉयमेंट जो है हमें दे दो, हमें रोजगार दे दो। पेट में कुछ होगा तो हम इमोशनल भी होंगे, हम इमोशनल नारा भी लगाएंगे, हम आपको वोट भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें पहले एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट करो। ठीक है, जबकि आज की डेट में एम्प्लॉयमेंट सबसे जनरेशन अहम को लेकर देखिए वो जनाब, बात मैं कर आपको रहे हैं। बताता हूँ एम्प्लॉयमेंट किसे कहा जाता है। मुजफ्फर साहब, आपने भी अपने टाइम पे एम्प्लॉयमेंट की थी, वो 2.5 लाख वाली अपॉइंटमेंट हमें अच्छी तरह से याद है। 96-97 में जो आपने लगाए थे बेचारे डेली वेजर, वो 20-30 साल आप ही की एम्प्लॉयमेंट 800 रुपए वाली एम्प्लॉयमेंट को ढूंढते रहे। आप पता नहीं कौन से जम्मू कश्मीर के अंदर रहते हैं। 1 लाख नौकरियां तो परसों बांटी गई हैं लोगों को जनाब। रिकॉर्ड नौकरियां पिछले 3-4 सालों में, रिकॉर्ड नौकरी जम्मू कश्मीर के इतिहास में। और जिसे नौकरी कहा जाता है आपकी और आपकी ये सहयोगी पार्टी का छलावा नहीं, 800 रुपए वाला, 1200 रुपए वाला, वो पूरी तनख्वाह जिसमें उसका खुद का पेट भी पलता है, उसके परिवार का पेट भी पलता जाता है। और सबसे बड़ी बात इसमें जनाब, कोई भी बैकडोर अपॉइंटमेंट नहीं है आपके समय वाली। यहाँ ये जो पीडीपी के प्रवक्ता यहाँ बैठे जिन्होंने मामा भांजे ने मिलकर खुद ही केएस ऑफिसर बन गए, और आप ही ने कहा था कैसे बन गए जनाब ये केएस ऑफिसर, फिर उतार दिया था उनको नीचे। वो जमाना चला गया। हकदार को हक, जो नौकरी है जिसका हक मिलता है उसको। हाँ, पॉलिटिकल बेरोजगारी बढ़ गई है क्योंकि आप जैसे लोगों का ना तो अब आने वाले टाइम में कुछ होने वाला है, ना इसके बाद होगा। ठीक है रविंद्र जी, चलिए, बात यह है कि बात चल रही थी कि 80 करोड़ को हम मुफ्त राशन दे रहे हैं। कितना राशन? कांग्रेस सरकार ने फूड सिक्योरिटी एक्ट में लिखा था 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल। आप 15 रुपए का चावल दे करके कहते हैं हमने बहुत बड़ा कमाल कर दिया। और हंगर इंडेक्स में इंडिया 111 नंबर पे पहुंच गया। 121 देश पूरे हैं, हम लास्ट में, और बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी नीचे हैं। आप तो विश्व गुरु की बातें करते हैं। आप मुफ्त राशन जो है 15 रुपए का राशन देकर के पूरे दुनिया को बता रहे हैं। 23 करोड़ लोग जो मनमोहन सिंह सरकार में बीपीएल से बाहर आए थे, वो वापस लोग जो है 27 करोड़ में से 23 करोड़ बीपीएल में गए थे। आप इनके डाटा कमीशन के लोग जो है रिजाइन कर जाते हैं। कांग्रेस ने किसानों के लिए क्या किया? पूरे भारत में 70% आबादी जो है वो कृषि पर निर्भर करती है, तो किसानों के लिए क्या काम किया? जिस तरह से मोदी सरकार दावा करती है कि 6,000 रुपए यहाँ पर इनके खातों में जो है वो डालने की कोशिश हुई है, जो कि बजट में 3,000 रुपए बढ़ाने की बात कही गई। सुनिए, आज डीएपी खाद की कीमत कितनी है? आज अनाज, आप बीज की खाद कितनी है? आपको मैंने बता दिया 28% जीएसटी लगाया हुआ है ना एग्रीकल्चर के लिए, जो इक्विपमेंट्स और ट्रैक्टर पे, जो किसान के लिए। किसान 700 शहीद क्यों हुए इनके टाइम में? काले कानून इन्होंने बनाए। और कांग्रेस का हमेशा थ्रस्ट ये रहा कि ग्रोथ भी करनी है विद सोशल जस्टिस। जो सोशल वेलफेयर में कांग्रेस का एक बैलेंस रहता था। आज आप टैक्स से टैक्स अभी उधार रहे हो। 100 टोल प्लाजा के लिए पूरे जम्मू ने बंद किया, और आपने 200 टोल प्लाजा पे डबल टैक्स कर दिया। आप कोई जगह है जहां पे टैक्स नहीं है? जवाब दीजिए अभिजीत। देखिए, सबसे पहली बात देखिए, आंकड़ों का हेर फेर मैं जरूर कहूंगा सारे के सारे लोग गूगल करें जरा। कांग्रेस का झूठ का पर्दाफाश अभी हो जाएगा कि 2014-15 में जब ये यूपीए 1 यूपीए 2 के घपले कर करके लोगों के, उस समय पर कैपिटा इनकम वाज 72,805 और आज की डेट में 35% का इंक्रीज है। इट इज 98,374। यही इनके झूठ का पर्दाफाश हो गया कि नियर अबाउट अगर आप देखें तो उससे कितने परसेंट ज्यादा, यानी कि 25% ज्यादा उससे ग्रोथ हो चुकी है पर कैपिटा इनकम के अंदर। एम्प्लॉयमेंट की भी बात करें तो आपके टाइम से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिली गई है। और अगर आप बात करते हैं हंगर इंडेक्स की, जनाब पता नहीं कौन सा डाटा कांग्रेस ने कहां से फोर्ज कराया हुआ है। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, वहां पर हंगर इंडेक्स पे कहां जा सकते हैं? ये भी फैमिली के सारे के सारा ये तो छलावा है, झूठ प्रोपेगेंडा किया हुआ है। आपके सामने आंकड़ों लोगों को जरूर चाहूंगा कि इस चीज को गूगल करें कि 2014 जरूर गूगल करिए। इनके सच आंकड़ों को पढ़ना बहुत जरूरी है। वैसे रिजर्व बैंक के गवर्नर इनके टाइम इनके लगाए हुए रिजाइन कर देते हैं, डाटा कमीशन के लोग रिजाइन कर देते हैं। इनके मुताबिक नौजवान है, लेकिन यह है कि ये देखो कमीशन के डाटे ये फर्ज कराते हैं। और किसी कमीशन ने आपके अपने यहाँ जो चीफ सेक्रेटरी थे वो नीति आयोग में, उन्होंने कहा तो मोदी जी तो 42% हमने स्टेट्स को शेयर दिया था, उन्होंने दबाव बनाया कि इसको कम किया जाए। और बाद में मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में ऐलान किया कि हम स्टेटों को तिजोरी छोटी है, ज्यादा पैसा दे रहे हैं। आपके यहाँ के आपके लगाए हुए लोग हैं, लेकिन ये तो वर्ल्ड बैंक का
जो डाटा है जिसको आप फर्ज नहीं कर सकते हंगर ठीक। इंडेक्स का। ठीक है रविंदर, इसलिए राशन देने के बाद ये हालत है तो ठीक क्या है। असल हालत वीरेंद्र है? जी, देखिए ऐसे है कि बात यहाँ रिक्रूटमेंट की चली, रिक्रूटमेंट की बात यहाँ हुई तो मैं एक हालिया आपको बताता हूँ। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का एक स्कैम निकलकर सामने आया था। उस स्कैम में क्या हुआ, देखिए मैं कहता हूँ ये हिंदुस्तान के 75 साल में पहली मिसाल है जो आपको देने जा रहा हूँ। चोरी होगी, सरकार ने माना, लिस्ट को ऐश की गई, चोरी होने के बावजूद भी उसी लिस्ट के लोगों को ज्वाइन करवा दिया गया। आज भी 1000 बच्चा सड़कों पर प्रोटेस्ट करता है, वो कहता क्या, वो नौकरी थोड़ी मांग रहा है, क्योंकि वो कहता है कि एलजी साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि 1 महीने के अंदर ये जो रिपोर्ट है ये जनतक की जाएगी कि कौन आदमी इन्वॉल्व था। आज वो लड़के लड़कियां प्रोटेस्ट क्या करते हैं पता, कि जनाब नौकरी नहीं, हमें वो लिस्ट पब्लिश कर दो। और इनके राज में जो कंसर्न एसएचओ डीएसपी एसपीओ लड़कों को बुला के कहते हैं अगर आपने कल प्रोटेस्ट किया तो आप पे पीएसए लग जाएगा। जो मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, आप नौकरी तो एक तरफा रहेगी, इनको तो ठीक है, अच्छी बात है, इल्जाम तो किसी भी कोई लगा सकता है। मैं कहता हूँ वो नौकरी मांग ही नहीं रहे, आपके चैनल ने भी कवर किया होगा उनको। वो ये कहते हैं कि जनाब वो रिपोर्ट तो ला दो। अब रिपोर्ट वो कैसे आए, क्यों, क्योंकि अब इनके लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। चलिए एक बात होगी, अब नहीं तो रिपोर्ट निकाल देना, अगर मैंने चोरी किया निकालिए, उसके खिलाफ कार्रवाई। दूसरा जो कहते हैं जी ईडी ने पूछा 2.5 लाख बैकडोर डिपार्टमेंट भी, 3 चीफ सेक्रेटरी तो ये कहते कहते चले गए, अब आप ही जाने वाले हो 1.5-2 महीनों में। हमने नहीं, मेरी पहले बात सुन लीजिए। अब भाई आप लाओ ना, आप लाते क्यों नहीं हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी सुन तो लो मेरे भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ अगर वहां चोरी हुई है, अगर हुई है तो भाई 3 चीफ सेक्रेटरी तो चले गए, आप भी जाने वाले हैं, तो वो कीजिए ना इंक्वायरी। ईडी ने बुलाया, हमारे वो गए, उन्होंने अपना जवाब दिया। अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो लाइए देश के सामने जवाब दीजिए। अभी बात को 5 बार रिपीट करने से थोड़ा नहीं, आप अपना जवाब दीजिए, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। देखिए जवाब मैं आपको ये देना चाहता हूँ जनाब, आपको पता है सब इंस्पेक्टर के अंदर भी सेम चीज हुई थी। अब सब इंस्पेक्टर, अब चोरी किसे कहते हैं, चोरी उसे कहते हैं जब चोरी हो जाए, शोर डालने से चोरी नहीं, जो कुछ भी स्कैम हुआ वो आप ही के टाइम के मामा भांजा जो बैकडोर से आपने लगा रखे, वो काली बेड़े। अब सुन लीजिए, बात कर रहा हूँ मैं, आपको लिस्टों की बात कर रहा हूँ, फिर आप बीच में बोल रहे हैं ना, के मामा भांजा जो बैकडोर अपॉइंटमेंट से लगे, काली बेड़े भी सिस्टम के अंदर हैं जो चाहते हैं चोरी हो लेकिन होने नहीं देते। हम सब इंस्पेक्टर के अंदर बिल्कुल पारदर्शिता से लोगों के हाथ में अपॉइंटमेंट पकड़ाएंगे, बताएं कितने आपके रिश्तेदार लगे या कितने मेरे रिश्तेदार लगे, जिसका हक था उसे हक दिया गया। ऐसे सबको हकदार को हक का मतलब होता है जनाब, ये सिर्फ केवल और केवल अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए सोचना। आपकी पार्टी का काम है, आपके और आप ना बात करें, आपके पूरे काले चिट्ठे जानता हूं मैं, बस हो गया, तुम निकालिए ना, हम तो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग आपके आगे चले, इस तरह से नहीं। मुजफ्फर जी, मुझे मेरी बात 1 मिनट कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। आपके टाइम और आपकी जो सहयोगी पार्टी एनसी बैठी है और कांग्रेस बैठी है, लोगों की अपॉइंटमेंट लेटर, बिल्स और गोल्ड फ्लैग की डिब्बियों के ठीक है, हो गया अभिजीत जी, हो गया मुजफ्फर जी। ये तो धांधली की थी, सिगरेटों पर तो अपने सरकारें चलाई हैं, जिसमें ठीक है, टेंडर कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, टेंडर दिया था, और उसमें कितने पैसे लिए थे, किस ऑफिसर ने लिए थे, क्या आपने उसकी इन्वेस्टिगेशन की? इन्वेस्टिगेशन हुई, चलान भी पेश हुआ, लेकिन जो ऑफिसर लोग उसमें इन्वॉल्व थे उसमें आपने किसी को भी नहीं पकड़ा। आपने सिर्फ उनको पकड़ा जो स्टूडेंट थे जिन्होंने पैसे दिए, या जो मिडिलमैन था जो बेसहारा था। जो ऑफिसर इन्वॉल्व थे उसमें किसी को नहीं पकड़ा। कितने आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स के खिलाफ आपने एफआईआर लगाई और आज तक पकड़े? बीजेपी के कितने लीडर आपने पकड़े? क्या बीजेपी में किसी ने करप्शन नहीं की? अब आप ये कहोगे कि नहीं, हम सिर्फ जो है वो चोरों को पकड़ते हैं और सिर्फ बाकी पार्टियों वाले चोर हैं, हम लोगों में से कोई चोर नहीं है। जवाब दीजिए अभिजीत जी। पूरे मुल्क में आप देखो, कोई सीपीएम का एक रेट किसी बीजेपी के लिए पड़ा है? मुझे मुजफ्फर साहब एक मुजफ्फर साहब मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा, कृपया करके मुझे जवाब दीजिएगा। 2.5 लाख की बैकडोर अपॉइंटमेंट जो है वो आप ही के सिर पर है। दूसरी बात मुझे जवाब दीजिएगा जनाब, आप तो छोड़िए ऑफिसरों ने किया, ऑफिसर कोई बीजेपी का तो होता नहीं है, ऑफिसर होता उसको पकड़ा ही जाएगा, देर से पकड़ा जाएगा। मुझे बताएं कि जो 113 करोड़ या 12 करोड़ का जो क्रिकेट स्कैम है उसके लिए आप क्यों ईडी से भागते फिर रहे हैं? आप इतने सच्चे तो जाएं, लुटाएं बच्चों के क्रिकेट के गेंदे, लुटाएं बच्चों की बॉलें, लुटाएं बच्चों के पैड, मासूम बच्चों के जो आपने लिए क्यों नहीं लुटाते? तब आप ईडी के ऑफिस नहीं जाते हो। आप अपने नेताओं की जस्टिफिकेशन तो दे देंगे, ऑफिसर तो ब्यूरोक्रेट है, इनकी जस्टिफिकेशन ली जाएगी, इनसे सब ली जाएगी जिससे बीजेपी की ठीक है, हो गया। रविंदर जी, मुजफ्फर साहब देखिए, बात यह है कि 100 करोड़ के घोटाले की बात तक इनके गवर्नर ने कही थी और वो सच निकल रही है। अगर वो शोर ना डालते तो ये जो जब्तियां हो रही हैं आप देख रहे हैं, उन्होंने कहा था 300 करोड़,
100 करोड़ आज कितने साल हो गए उनको चलाते हुए, लेकिन करप्शन का कोई हिसाब नहीं। जब शोर पड़ा तो उसमें से अब सच निकल रहा है, जो रिक्रूटमेंट स्कैम हुए हैं वो रिकॉर्ड बनाया इनकी। ठीक है रविंदर जी, देखिए अभी इंडिया गठबंधन को लेकर बात हो रही थी, लेकिन जम्मू के ओवरऑल डेवलपमेंट पर आ गए वीरेंद्र जी। देखिए ऐसे इंडिया गठबंधन की बात भी हुई, लेकिन अभी स्कैम की बात चली तो मैं एक ऑफिसर की बात चली। अब कुछ दिन पहले जल शक्ति विभाग के एक सीनियर IAS ऑफिसर ने, मैंने नहीं कहा, रविंद्र शर्मा ने MC ने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जनाब इतने 1000 करोड़ का घपला हुआ है, घोटाला हुआ है। मुझे बताइए आपकी एजेंसी सब सो रही हैं, छुट्टी पर गई हैं या पोजीशन पे लगाई हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन टीम आपने बनाई? मुजफ्फर जी, अगर उसने झूठ बोला है, अगर ऑफिसर झूठा तो लोगों के सामने सच तो लाइए ना, क्यों चुप है? मुजफ्फर जी, उसने लास्ट कमीशन के कमेंट पास आशा जाकर जी, बिल्कुल दरखास्त दरखास्त इत्तेफाक दी। करता हूँ, मैं इत्तेफाक करता हूँ इस पे कि मुझे कोई, पहली बात तो मैं एक ही बात पूछूंगा कि पूरे मुल्क में कोई एक बीजेपी का लीडर आपने जिसने करप्शन की उसके खिलाफ कभी CBI की, कभी विजिलेंस की, या जम्मू कश्मीर के जो लीडर हैं कोई एक बीजेपी का लीडर बता दो जिसके खिलाफ इन्होंने पर्चा लगाया हो, अभिजीत, या वो आदमी जवाब जो दीजिए इसके साथ तीनों। जुड़ा है, देखिए, या किसी ऑफिसर मुजफ्फर साहब, ऐसा है कि घर का जो बड़ा होता है ना, जो घर का बड़ा होता है, घर का बड़ा जब वहां से कहता है ना कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो सभी नीचे तक डरते हैं। जहां पर घर के बड़े कोई ईडी ढूंढ रही हो, वहां पर वो लोग क्या जवाब देंगे? दूसरी बात रही, जो कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने स्कैम पूछे, ये इनकी A to Z की हिस्ट्री में आज जरूर गुलिस्तान पे बताना चाहता हूँ। A से आदर्श स्कैम, B से बफोर स्कैम, C से CW स्कैम, D से देवदास स्कैम, E से एम्प्लॉय गारंटी ठीक है, स्कैम, मुजफ्फर F से फॉर्डर स्कैम, G से गाजियाबाद स्कैम, H से हर्षद मेहता स्कैम, I से IPL स्कैम, J से जूनियर बेसिक ट्रेड स्कैम, K से केतन पार्क स्टॉक रविंदर जी, स्कैम, जवाब दीजिए जल्दी। LIC स्कैम, M से मधु कोड़ा स्कैम, N से नॉन बैंक, O से ओरिएंटल, P से पंजाब सोर्सेज का, Q से कैश, R से राशन कार्ड स्कैम भी आपने किया था, और सत्यम स्कैम भी आपको याद होगा, टेलीकॉम 2G का स्कैम, ठीक है, हो गया। U से UTI स्कैम, रविंद्र जी, जल्दी से जवाब दीजिए। आपने वेस्ट बंगाल टेलीकम्युनिकेशन का स्कैम किया, तो A से हो लेकर गया Z तक अभिजीत, स्कैम ही A स्कैम to Z है। हो गया। रविंद्र जी, A to Z का पूरा जवाब दीजिए। लेकिन कोई एक-एक स्कैम स्कैम का जवाब बताइए, दीजिए आप, यहाँ पे एक-एक सबूत हुआ 2G स्कैम तो फर्जी था, विनोद राय को आपने प्लान किया और साफ हो गया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा, कहा हमारे टाइम अब पे आप चाहे लेते जाओगे, दो हमारे आप मेंबर बोलते पार्लियामेंट जाओगे थे, हम किसको जो, चलिए। इसलिए दो ये मेंबर पार्लियामेंट थे, सिर्फ हम किसको पेश आपकी करते जो हैं, है ना क्या वो बात करते हैं जनाब? सारी यही एक वर्षा फेक यूनिवर्सिटी से आप तो नारियों के दादा परदादे का नाम बदल देते हो। चलिए, वो बहुत बहुत कोई धन्यवाद मुसलमान रविंद्र का हो जी, जाता है। अभिजीत जी आपका भी धन्यवाद, वीरेंद्र जी आपका भी, और मुजफ्फर जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल आज आपने देखा कि डिबेट चल रही थी इंडिया गठबंधन को लेकर, लेकिन जम्मू कश्मीर में किस तरह से स्कैम्स हुए, देश में स्कैम हुए, और साथ ही साथ भ्रष्टाचार किस तरह से चरम पर है, ये विपक्षी दल की जितनी भी पार्टियां हैं वो आरोप लगा रही है, लेकिन सरकार पूरी तरह से अपना आंकड़ा जो है वो पेश कर रही है। अब देखना ही होगा कि लोकसभा जब चुनाव होते हैं तो किस तरह से मंजर जम्मू कश्मीर के अंदर रहता है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।